नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आप सभी जानते हैं, आपने वीडियो के स्टार्टिंग पर देखा होगा, थंबनेल पर देखा होगा कि पर्यावरण ईवीएस की बात कर रहे हैं, क्लास नंबर 4 की बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे। जी हाँ, ये टॉपिक पूरा कवर करेंगे। इस टॉपिक से जितने एग्जाम में अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं आपके जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण से 30+ जो है यहाँ पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी एक ही क्लास में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के कंसेप्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। और इसके पहले 3 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। जितने भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, सभी यहाँ पे अपने टीटी फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, अपनी फैमिली से जुड़ जाइएगा, शिक्षकों की फैमिली से जुड़ जाइएगा। साथियों, पहला प्रश्न दिया गया कि WWF से आशय क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाच फंड की बात करेंगे। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, लगभग ये 90% टीटी एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न हुआ है। तो WWF से जो आशय कहलाता है वह कहलाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष की बात करेंगे। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष WWF की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड पर है। काफ़ी बार पूछा जाता है इस संगठन का मुख्यालय कौन है, ठीक है। तो आपका ग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों को देखभाल पर नज़र रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में भी विभिन्न देशों एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी है उपलब्ध कराती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में से किसमें जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम पर पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम की बात करेंगे, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम की बात करेंगे या सवाना बायोम की बात करेंगे। तो किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका कारण यह है क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व वन्य जीव जो निधि है, इसके बायोम का वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विश्ववीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तीसरा प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पर पाए जाते हैं? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? संकटग्रस्त जो जंतु दैत्य पांडा कार हैं, ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? चीन की बात करेंगे। जी हाँ, पांडा को चीनी भाषा में क्या कहा जाता है? तो झुयांग गमाओ कहा जाता है, जिसे हिंदी में समझे तो विशालकाय बिल्ली या भालू को कहा जाता है। ये चीन की बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों में पेड़ों पर रहते हैं। और आज पांडा जो है विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है आपका या फेडरेशन है, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संरक्षित प्रजातियों में से एक माना गया है। यानी कि रेड डाटा बुक की अगर बात करेंगे, सारे आने वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं क्योंकि जैव विविधता की बात कर रहे हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपके 1973 में हुई थी। कब हुई थी? आपके 1973 में हुई थी। बाघों की घटती संख्या को रोकने हेतु तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल कब जारी हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। 1973 सभी को पता होगा, लेकिन 1 अप्रैल 1973 हो सकता है काफ़ी कम लोगों को पता होगा। तो दिन सहित आपको याद करना, महीने, दिन, तारीख, सब कुछ। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड पर है, ठीक है, प्रश्न आ सकता है।
कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस नेशनल पार्क से की गई थी, तो जिम नेशनल पार्क से की गई थी। या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस नेशनल पार्क से की गई थी जो किस राज्य पर है, तो उत्तराखंड पर है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, जीव जंतु से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट परियोजनाएं हैं, जैसे प्रोजेक्ट शेर या सिंह परियोजना 1972 पर आई। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना आपकी 1973 की बात करेंगे। प्रोजेक्ट एलिगेटर अर्थात घड़ियाल जो परियोजना कब आई, 1975 की बात करेंगे। प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ जो परियोजना है 1987 में आपकी आई। अगली जो परियोजना है प्रोजेक्ट गजमते अर्थात हाथी जो परियोजना है वो आपके 1992 पर आई। एंड प्रोजेक्ट रेड पांडा अर्थात लाल पांडा जो परियोजना है आपके 1986 पर आई। तो ये परियोजनाएं हैं जो आपको अच्छे तरीके से हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिएगा। बहुत ही ये क्वेश्चन है आपके वीवीआईपी कैटेगरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको नोट कर लेना है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सभी परिचित होंगे, एक ही नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, सभी जानते हैं। यह आंदोलन जो है वृक्षों के काटने के विरोध में 1973 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। चिपको आंदोलन यह एक प्रमुख सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन है। किस प्रकार का आंदोलन है? सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन है। और इस आंदोलन को जो है 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में वनों की कटाई को रोकने हेतु महिलाओं द्वारा यह शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। और इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा, श्री चंडी प्रसाद भट्ट, बाबा आमटे, वंदना शिखा व निर्मला देश पांडे भी संबंधित है। श्री बहुगुणा को टिहरी बांध आंदोलन के जनक के रूप में जाना जा सकता है। प्रश्न आ सकता है कि टिहरी बांध आंदोलन के जनक का नाम बताइए या जाने जाते हैं, वह आपके श्री बहुगुणा की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% जो है पक्का करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम नमस्कार करते हैं। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सातवां प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है, किसी जगह के फ्लोरा और फना क्या सूचित करते हैं? यानी मान लीजिए किसी जगह पर फ्लोरा और जो फना है वह क्या सूचित करते हैं? तो किसी जगह पर जो फ्लोरा और फना होते हैं पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। ठीक है, फ्लोरा जो होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष वनस्पति के समूह होता है, जबकि जो कौना होता है, क्या यहाँ पे दिया गया फ्लोरा और फना, फना जो होता है वह किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं का समूह आपका होता है। ठीक है, तो फ्लोरा और फना दोनों चीज़ें आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए जो प्रयुक्त होता है वह क्रोड संरक्षण है, स्वस्थानीय संरक्षण है, अपस्थानीय संरक्षण है या परिधीय संरक्षण है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? स्वस्थानीय संरक्षण की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए जो उपयुक्त प्रद होता है वह होता है स्वस्थानीय संरक्षण की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं, जिनमें वनस्पतियों एवं जंतुओं को प्राकृतिक संरक्षण जो है प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए समझ लेते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो सभी परिचित होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। चिपको आंदोलन का नाम आता है तो उत्तराखंड राज्य का नाम सर्वोपरि आता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिएगा। शुरुआत 1973 में की गई, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा की गई थी और यह वृक्ष काटने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था कहलाती है वह कौन सी है? IUCN, UN, ICFEF, IUPAC या WHO। देखिए ये स्वास्थ्य WHO जो होता है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था होती वह होती IUCN। ठीक है, ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु। इसका जो पूरा नाम क्या है?
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग 1948 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो IUCN का मुख्यालय मार्गस अर्थात स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड पर है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सामुद्रिक कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो समुद्री कच्छप की बात करेंगे, 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय पृथ्वी पर उपस्थित है। तो जिस प्रजाति में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, पाँचों में से जिस प्रजाति के कच्छप में सबसे अधिक संख्या होती है वह कहलाता है ऑलिव रिडले। जी हाँ, ऑलिव रिडले की प्रजाति सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और कछुए का जीवन काल लगभग 300 वर्ष माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा जो है ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुओं की संख्या पाई जाती है, जिसके हम अभी चर्चा भी कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो पुरस्कार होता है वह क्या होता है? तो सभी परिचित है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वह आपका कौन सा है? सभी जानते हैं, वृक्षमित्र पुरस्कार की बात करें। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं, यानी वन की बढ़ोतरी पर सहयोग करते हैं, वन को बढ़ाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तभी तो कहलाएगा वनीकरण को जो बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है आपके? सरला बहन है, वंदना शिवा है, जिम कॉर्बेट या रस्किन बॉन्ड। देखिए, जिम कॉर्बेट जो है एक नेशनल पार्क है, लेकिन यहाँ पे पोएट लेखक यानी कि वो आदमी होगा, इंसान होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के जो लेखक कहलाते हैं वह हमारी कौन है? सरला बहन। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षा बंधु कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर, सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अभयारण्य का संबंध इनमें से किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या डॉल्फिन संरक्षण की बात करेंगे। साथियों, अभयारण्य का जो संबंध कहलाता है वह आपके वन्य जीव संरक्षण से कहलाता है। किसका हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण की बात करेंगे। और वर्तमान में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है सभी बताइएगा। वर्तमान में वन्य जीव अभयारण्य के संख्याएं कितनी हैं सभी कमेंट करके बताइएगा। खोजबीन कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में क्या क्या सम्मिलित हैं? विलुप्त हो रहे जीव, शुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या इनमें से सभी? देखिए, जो रेड डाटा बुक है आपकी, ठीक है, इसमें जो सम्मिलित होता है विलुप्त हो रहे जीवों को भी सम्मिलित किया जाता है, शुभेद जो जीव होते हैं या आपत्तिग्रस्त जो जीव होते हैं, अर्थात इनमें से सभी जो है रेड डाटा बुक में सम्मिलित होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। रेड डाटा बुक जो होता है IUCN द्वारा 1964 में जारी किया गया था। प्रश्न आ सकता है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा कब जारी किया गया? तो IUCN द्वारा 1964 में जारी किया गया। रेड डाटा की सूची की श्रेणियाँ विलुप्त वन में विलुप्त, अंतर या अति संकटग्रस्त, सुभेद या संकटापन्न या कम चिंतनीय, ऐसे को जो है जीवों को रेड डाटा सूची की श्रेणी पर, ठीक है, अंकित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? जी हाँ, किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर या इनमें से कोई नहीं। आप सभी परिचित हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं कि चिपको आंदोलन के जो प्रणेता कहलाते हैं वो सभी परिचित है, सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या भूमि सुधार से संबंधित है। तो आपकी जो सुश्री मेधा पाटकर जी हैं, इनका जो संबंध साथियों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। सुश्री मेधा पाटकर का जन्म दिसंबर 1954 को मुंबई में हुआ था। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। कई बार पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की? मेधा पाटकर ने, और इनका जन्म दिसंबर 1954 में मुंबई शहर पर हुआ था। अगला प्रश्न साथियों दिया गया कि वन्य जीव संरक्षण इनमें से कौन सा जो है असरकारी संघ अर्थात NGO की बात करेंगे समर्पित है? WWF फॉर नेचर भारत, भारतीय वन्यजीव बोर्ड,
राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना या उपरोक्त सभी की बात करें। देखिए साथियों, वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहे हैं और इनमें से कौन सा असरकारी, सरकारी की बात नहीं कर रहे हैं, असरकारी संघ अर्थात जो एनजीओ समर्पित है वह हमारा WWF फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भारत की बात करें। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया साथियों कि पौधे या जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। श्वेता डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी आपने कमेंट भी कर दिया होगा। ठीक है, तो पौधे या जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने जिस पुस्तक को तैयार किया उसका नाम है रेड डाटा बुक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का पूरा नाम है और रेड डाटा बुक का प्रारंभ किया गया 1964 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक में सम्मिलित क्या है। देखिए रेड डाटा बुक की अगर बात करें, ठीक है, तो रेड डाटा जो बुक से संबंधित काफ़ी बार TT एग्जाम पर प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न संभावित होता है कि रेड डाटा बुक से जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को कवर कीजिएगा। रेड डाटा बुक में जो सम्मिलित होता है वह आपका विलुप्त हो रहे जीव, शुभेद जीव, आपत्तिगत से तीनों सम्मिलित होते हैं। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10 से 12 प्रश्न और हैं, इस कंसेप्ट की बात करेंगे। पूरा कंसेप्ट आज हम क्लियर कर देंगे, फिर कल नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे। एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहे हैं। देखिए पेडागॉजी का से संबंधित प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप सभी शिक्षक बंधु हैं, मान लीजिए आप में से जब किसी की नियुक्ति होती है, मान लीजिए कोई एक अध्यापक अध्यापिका हैं जो मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर आप कक्षा में बच्चों को बता रहे हैं, बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भैया? क्योंकि सभी परिचित हैं कि दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, इसलिए आप उनको दोनों को योगदान पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है। पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण या चारों गाहों का विकास। तो सामाजिक वानिकी का जो उद्देश्य कहलाता है वह पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों, और सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन भी हो जाता है। सामाजिक वानिकी की जो शुरुआत है 1976 पर की गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, जी हाँ, जब ध्रुव जो है वह भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो तब जैव विविधता बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या इनमें से कोई नहीं होता है। देखिए जब ध्रुव भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, किसकी ओर? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, तो वह जो जैव विविधता होती है वह भी बढ़ती है। अब आप बोलेंगे क्यों बढ़ती है? देखिए ध्रुवों के चारों ओर जो होता है बहुत बड़ा एक भाग हिम आच्छादित है, अर्थात बर्फ से ढका हुआ है। ऐसे क्षेत्र में जीवों और वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, अतः ध्रुवों पर जैव विविधता न्यूनतम होती है। लेकिन जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता भी बढ़ती जाती है। तो ध्रुवों पर जैव विविधता न्यूनतम होती है, सबसे कम, लेकिन जब भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो फिर भी जैव विविधता भी साथ साथ में बढ़ती जाती है। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस के कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो तरुण भारत संघ की स्थापना किसकी है? राजेंद्र सिंह, सभी परिचित होंगे। ठीक है, तो मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था सभी लोग बताइएगा। तो सभी परिचित होंगे जल संरक्षण। जी हाँ, जल संरक्षण से संबंधित आपका तरुण भारत संघ है और इनके प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र सिंह की बात करेंगे। ठीक है, तो तरुण भारत संघ राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें जल संरक्षण कार्य के लिए 2001 में मैग्सेसे अवार्ड से या 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से प्रदान किया गया। तो 2 अवार्ड इनको मिला है, एक है मैग्सेसे अवार्ड जो 2001 में मिला, दूसरा है 2015 में जो स्टॉकहोम में वाटर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था? सभी परिचित होंगे, रैणी गांव से प्रारंभ किया गया था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है रामसर घोषणा की सूची में नाम क्षेत्र नहीं है? देखिए, बूलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान झील, ये तीनों जो है रामसर की घोषणा की सूची में नाम क्षेत्र है। लेकिन आपके राजमंद झील जो है, इस झील का जो है नाम रामसर की घोषणा सूची पर नहीं है। देखिए, भारत में कुल आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल की अगर बात कर रहे हैं तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है। भारत 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना। उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। रामसर घोषणा की सूची में भारत के 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल थे। इनमें बूलर झील जम्मू कश्मीर की, रुद्रसागर झील त्रिपुरा की, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान की, लोकटक झील मणिपुर की आदि स्थल की बात करेंगे। तो लेकिन रामसमंद जो झील है, इसको जो है आपके रामसर समझौते पर शामिल नहीं किया गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो जो 3 जैव विविधता में से हॉटस्पॉटों में से जो एक आता है वह आता है हिमालय। अब ये जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या कहते हैं? सभी जानते हैं, मोबाइल का हॉटस्पॉट कहते हैं। मिल जाए तो बढ़िया, वाईफाई बढ़िया चलाने में मज़ा आता है। लेकिन अब तो रेगुलर ही सभी लोग रिचार्ज करते होंगे। रिचार्ज भी काफ़ी महंगा हो गया है, ठीक है। 100 से 150 पिछले ईयर्स की बात करें, काफ़ी महंगा हो गया है इस बार। लेकिन हॉटस्पॉट का नाम आता है, वाईफाई का नाम आता है, ठीक है। तो हिमालय की बात करेंगे। इसके साथ साथ ही भारत के कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं। पहला हॉटस्पॉट जो क्षेत्र कहलाता है हिमालय क्षेत्र, दूसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट श्रीलंका क्षेत्र और चौथा है आपका सुंडालैंड का क्षेत्र, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, सर्वाधिक जैव विविधता वाले कहलाते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसके साथ साथ ही ये भी जान लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, जो कहाँ पर है? आपके उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण मध्य एवं पूर्वी नेपाल भूटान के क्षेत्रों पर फैला हुआ है। पूर्वी नेपाल और भूटान की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी परिचित होंगे। किसकी बात करेंगे? 5 जून की बात करेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी परिचित हैं। और इसी दिन जो है पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। पर्यावरणीय जो पुस्तकें हैं, बायोडाइवर्सिटी पोटेंशियल ऑफ द हिमालय, डॉक्टर ललित तिवारी इस पुस्तक के लेखक हैं। यशपाल सिंह पागती व डॉक्टर गीता तिवारी हिमालयन वंडरलैंड, MS गिल स्पर्श गंगा के कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें। ये बुक है, नाम है, याद रखिएगा। तो ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पारिस्थितिक तंत्र अर्थात हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए जो उपयुक्त पद होता है वह क्या होता है? क्रोड संरक्षण, स्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय या परिधीन। देखिए, स्वस्थानीय एक आया था, हमने क्वेश्चन भी किया है। तो जब भी परितंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों के संरक्षण की बात करें, उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए जो उपयुक्त पद कहलाता है वह कहलाता है अपस्थानीय संरक्षण। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपस्थानीय संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 3 से 4 प्रश्न और हैं, कंप्लीट करते हैं, इस कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर, गोल्डन पांडा, गोल्डन ग्लोब या गोल्डन पॉम्स की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इनमें से कौन जो है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? वह गोल्डन पांडा पुरस्कार। जी हाँ साथियों, गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किए जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्डन पांडा पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? सभी परिचित होंगे। देखिए, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते तो जैव विविधता बढ़ती है। शायद ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम बात भी कर चुके हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य।
तो साथियों, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने मैंग्रोव वन जो स्थित है आपके, वह कहाँ पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। जी हाँ, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मैंग्रोव और वृक्षों रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा यह संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? सभी बताइएगा। तो सभी जानते हैं, संकटग्रस्त पौधे व जीवों को रेड डाटा बुक में विवरण दर्ज होता है। तो यहाँ पर साथियों हम किस ऑप्शन को बात कर रहे हैं? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे टॉप 33 क्वेश्चन हमने किया आपके। आज का जो टॉपिक था हमारा जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण, इससे संबंधित ये सारे प्रश्न हैं जो टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं, आने वाले प्रश्न हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र ने अच्छे तरीके से समझा, जांचा, परखा। और कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा है, लगभग 200 क्वेश्चनों का आपका टॉपिक हो सकता है, क्योंकि वह टॉपिक बड़ा है और उस टॉपिक से साथियों पता है 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 3+ क्वेश्चन अगली जो टॉपिक आने वाले उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगली टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली टॉपिक अगली क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।